इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जनरली जो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे, मुझे उम्मीद है जितने भी आपने सैंपल पेपर में किए होंगे, जनरली वो क्या है ना, वो इस तरह से कहते हैं कि लेट्स से कि रिलेशन ए आर बी इस तरह से डिफाइंड है ना। लेकिन अब यहां पर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ आप ये कहेंगे इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। बच्चों क्या ये समझ में आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, यहां पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं, क्या ये समझ में आया? किसी को कुछ भी डाउट? अगर इसको आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये लिखना होगा। फाइन, सो रिफ्लेक्सिव आप इस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में। और हमें दिया क्या हुआ है बच्चों? हमें ये दिया हुआ है कि इट इज डिफाइंड बाय जो रिलेशन है वो डिफाइन किस तरह से किया गया है कि a कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, मतलब ये हमें गिवन है। ठीक है, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर, सॉरी मैंने बिलोंगिंग कहा, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर इफ if a plus d is coming b plus c। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस यही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ये इससे रिलेटेड होगा, या यहां पर कुछ लिंक हो तो कुछ रिलेटेड होगा। तो यहां पर ये रिलेशन है कि मतलब हम वो वैल्यूज ही लेंगे जिनसे a प्लस डी हमेशा b प्लस सी के इक्वल आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने 2,5 लिया है, जैसा क्वेश्चन में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं, तो 2,5 अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मान लो मैंने यहां पर इसे ले लिया कि लेट्स से दिस इज 1,4, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि हां ये दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि a प्लस डी आपका 6 आएगा और b प्लस सी भी 6 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये तो रिलेटेड होगा, लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं 2,5 इज रिलेटेड टू लेट्स से 3,4, तो क्या ये रिलेटेड होगा? क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट होंगे? ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होने वाले। तो पहली चीज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिलेशन क्या कहना चाह रहा है। अब रिलेशन हमें समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको स्पेसिफिकली लिखना कैसे है। सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन रिफ्लेक्सिव कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो इफ हम ये कह सकते हैं इफ a कॉमा बी is related to a comma b for all a comma b belongs to a cross a, then it is reflexive। ठीक है, ये कहा गया है a comma b is related to a comma b। अब एक मिनट के लिए मानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो यहां से आप देखें कि हमें रिलेशन क्या कहा गया था? हमें कहा गया था a comma b related to c comma d। ठीक है, इफ a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर मुझे एक बात बताइए, मैंने a कॉमा बी आर a कॉमा बी माना, तो ये कब आ रहा होगा? ये तभी तो आएगा, a प्लस डी था। तो अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए c कॉमा डी से कंपेयर कर ले, मैं बस लिखने के पर्पज से कहना चाह रहा हूं और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? फर्स्ट प्लस फोर्थ एलिमेंट, मतलब मैं इसे सीक्वेंस कर रहा हूं 1, जैसे हमारे पास यहां पर है ना, तो जैसे ये 1 2 3 4, तो फर्स्ट प्लस 4 एंड इक्वल टू 2 प्लस 3। तो यहां पर अगर हम देखते हैं ये आ जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा b प्लस ए। ठीक है, सेकेंड प्लस थर्ड, सो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यार एक ही तो बात है, ये तो हमेशा इक्वल होता ही है ना, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, सो दैट इज ट्रू। सो यहां पर अब हम कह सकते हैं कि यहां से देखो, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है आप यहां से स्टार्ट करें और आप इसके बाद कह सकते हैं सो हेंस a कॉमा बी is related to a comma b for all a comma b belonging to a क्रॉस a। दूसरे रिलेशन की बात कर लेते हैं। अब आ चुका है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। ठीक है,
तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता था? सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर इफ a कॉमा b is related to r, ठीक है, is related to let's say c comma d, ठीक है, implies that c comma d is also related to a comma b, then we will say it is symmetric। ठीक है, ये कहने का मतलब है, ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं कि सिमेट्रिक कहेंगे कब, होता कब है। अब बात आती है पेपर में लिखेंगे कैसे। तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, आपको सिमेट्रिक के लिए बस इतना करना है कि ये हो जाएगा a, हमें क्या करना था, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, हमने इसे माना कि a कॉमा b, सॉरी बिलोंग्स टू r की जगह हम ये लिखेंगे a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, ये हमने माना है। फाइन, सो आई होप ये क्लियर है। a कॉमा b हमने ये माना a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d। सो यहां से मैं ये कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी मस्ट बी इक्वल्स टू b प्लस सी, ये होना चाहिए, जो कि हमें रिलेशन में गिवन है, ये डिफाइन है, ठीक है, ये रिलेशन में गिवन है और ये डिफाइन है। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहां से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये हमें गिवन है। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि c कॉमा डी है ना, c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी। तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि c कॉमा डी है ना, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसे ये लिख दूं c प्लस बी, ये RHS अगर LHS के इक्वल है तो वो एक ही, तो मैं ये कह सकता हूं c प्लस बी, ठीक है, c प्लस बी, इसको इस वे में भी लिखा जा सकता है। सो यहां पर क्या ये कहा जा सकता है कि a प्लस डी, क्या ये कहा जा सकता है, एक ही तो बात हुई, यहां पर कहना कोई गलत तो नहीं होगा, है ना। सो क्या ये सबको समझ में आया? कुछ भी डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। तो यहां से देखो फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक बात है। तो यहां से आप इसे मान सकते हैं c प्लस बी, ठीक है, c प्लस बी इक्वल्स टू c प्लस बी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा c प्लस डी, a प्लस डी। तो मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट c कॉमा डी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी। क्या ये कहना ठीक होगा बच्चों, क्या ये मैं कह सकता हूं a कॉमा बी? सो हेंस इट इज सिमेट्रिक। आते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव के ऊपर बढ़ते हैं। Here it is। तो ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं जल्दी से। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होगा, लेट a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी एंड c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा f, ठीक है। मान लेते हैं a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा f, ये हमें मानना होता है ट्रू। तो यहां से बच्चों दिस इंप्लाइज दैट a प्लस डी इज इक्वल्स टू b प्लस सी, ठीक है, ये कहना ठीक होगा। और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा, अगर हम इसी की बात मानते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट इससे आया, अब हम इसको कंसीडर करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट c प्लस f, ठीक है, c प्लस f इज इक्वल्स टू आई कैन से d प्लस ई। सो अब एक बात बताइए, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इन इक्वेशन को आप इन इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये एलिमेंट्स कटते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ये एलिमेंट्स कट जाएंगे। आप यहां पर देखें ऐड 1 एंड 2, तो अगर हम 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक बात है बच्चों। तो आप देखो यहाँ पर सी डी, यहाँ पर सी डी कट हो गया, तो ये आ गया a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई।
सो यहाँ से कहा जा सकता है कि आपके पास, और इसको ना थोड़ा सा इससे लिख लेना कि a प्लस एफ इक्वल्स टू ई प्लस बी, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a कॉमा बी is related to E comma F, so hence it is transitive। बच्चों अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी बहुत बाकी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इक्विवेलेंस क्लास, सो हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है 2,5 की, ठीक है बच्चों। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या हो गया कि 2,5 इज रिलेटेड टू आर। अब यहां पर मान लो कि ये अननोन है सी कॉमा डी, ठीक है। तो ये रिलेटेड कैसे थे, ये रिलेटेड थे कि 2 प्लस डी इक्वल्स टू 5, मतलब सी प्लस 5 या 5 प्लस सी, आप किसी भी वे में ले सकते हैं। और आपके पास जो ए एलिमेंट है, ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 सो ऑन टिल 9, ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट है। तो अगर ये हमारे पास है, आपको बस इसे यूज करना है, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बताते हुए चलो यार, ये मिनिमम 5 है ना। तो d को क्या होना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं हम d के बारे में। d को अगर हम यहाँ पर 0 तो ले नहीं सकते, c को मिनिमम 1 ले सकते हैं, है ना। तो अगर इसे 1 मानते हैं, c को अगर मैं 1 मानता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये होना चाहिए 4, है ना। तो बच्चों मैं यहां से क्या कह सकता हूं, व्हाट कैन आई से फॉर दिस, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 will be equals to, first I can say 1,4। am I correct, 1,4 करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम ये कह सकते हैं कि c को 1 की जगह 2 मान लेते हैं, तो 2 मान लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसे 2 माना, तो यहां से इसे क्या मानना पड़ेगा, इसे 5 मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2,5। आई होप बच्चों ये क्लियर है। फिर ये क्या आएगा, कह सकता हूं 3,6, सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज 3, सो दैट शुड बी 6। नाउ दिस एज 4,7, ठीक है, देन 5,8, देन 6,9, ठीक है। अब इसके बाद नहीं लिख सकता क्योंकि एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, हम इसके आगे चले जाएंगे, ठीक है बच्चों।